हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का यह 13वां अध्याय है संस्कृति और विज्ञान। संस्कृति और विज्ञान ये बिहार बोर्ड का बुक है। हमने एनसीईआरटी जो क्लास 6 से लेकर 9th तक ख़त्म कर दी है। बिहार बोर्ड का आपका ये बुक है जो कि बिहार सरकार के द्वारा चलाया जाता है और आपको बिहार के एग्ज़ाम के लिए ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। आप अगर कोई भी बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एक बार बीटीबीसी का अध्ययन जरूर करें। यहाँ से आपको बिहार के कुछ कुछ पहलू देखने को मिलेंगे जो आपको एनसीईआरटी में नहीं है। बिहार के जो हैं कुछ कुछ बातें यहाँ पर इंक्लूड की गई है। तो चलिए देखते हैं क्या है संस्कृति और विज्ञान। लिखा गया है कि श्रुति के सवाल। श्रुति अपने पिताजी के साथ पटना म्यूजियम देखने गई। देखिए म्यूजियम भी पटना में कहाँ है, पटना म्यूजियम आपको देखने को मिलता है, ये पटना में है। और यहाँ पर वह जो है मूर्ति पर उसकी नज़र टिक गई। यहाँ जब वह पहुँचती है तो वहाँ एक मूर्ति पर उसकी नज़र टिक जाती है। उसने अपने पिताजी से पूछा, यह किसकी मूर्ति है, इसे कब बनाया गया होगा, ये मूर्ति किसकी है और कब बनाया गया होगा, वो अपने पिताजी से सवाल पूछती है। देखिए भारत के इतिहास में 4वीं से 7वीं सदी के बीच, कब से कब, तो 4वीं से 7वीं सदी के बीच का समय संस्कृति और वैज्ञानिक प्रगति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कौन, तो 4वीं से लेकर 7वीं सदी जो था वो आपको संस्कृति और विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इन 400 वर्षों में समाज, धर्म, कला, साहित्य, विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में ऐसे कई कार्य हुए जिसे आज भी याद किया जाता है, याद रखा जाता है। इसमें जो है 400 वर्षों में समाज, धर्म, कला, साहित्य, विज्ञान और तकनीक में जो है बहुत सारे काम हुए जो आज भी आप देखते हैं। हम पढ़ेंगे यहाँ पर, देखिए पुराण और महाकाव्य काल 4वीं सदी के प्रारंभ से 7वीं सदी के मध्य तक का समय, जिसमें आपको रामायण, महाभारत, पुराण एवं तमिल साहित्यों को अंतिम रूप से संकलित किया गया। कब से कब, तो अंतिम रूप से संकलित करने का समय जो है 4वीं से 7वीं शताब्दी तक के मध्य के जो हैं उसमें आपको रामायण, महाभारत, पुराण एवं तमिल साहित्य अंतिम रूप से संकलित किया गया। इस काल में अन्य लौकिक महाकाव्यों जो कि गैर धार्मिक साहित्य होते थे की भी रचना की गई और इसीलिए इस काल को महाकाव्य नाम भी जाना जाता है, महाकाव्य काल के नाम से भी जानते हैं। तो पुराण महाकाव्य काल कब से कब, तो 4वीं से 7वीं शताब्दी। अंतिम रूप जो है इसी में रामायण महाभारत पुराण को दिया गया था और इसमें जो है लौकिक कुछ महाकाव्य का भी जो है रचना किया गया था। अब हम पढ़ेंगे कला एवं साहित्य के बारे में। तो यह काल साहित्य रचना की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध रहा। इस काल में कई धार्मिक एवं लौकिक साहित्य की रचना हुई। इस पुस्तकों में स्त्रियों एवं पुरुषों की वीर गाथाओं तथा जो है देवताओं से संबंधित कहानियों की बड़ी ही स्वाभाविक तरीके से लिखा गया। इस काल में क्या था, तो स्त्री, पुरुष, वीर गाथा, देवी देवताओं से संबंधित कहानी जो थे वो स्वाभाविक रूप से लिखे गए थे। पुराणों की रचना इसी काल में हुई थी। पुराणों में धार्मिक, सामाजिक कहानियाँ के अतिरिक्त राजवंशों की वंशावली भी मिलती है। आपसे पूछा भी जाता है कि पुराणों से आपको क्या मिलता है, तो इसमें जो है हमें धार्मिक, सामाजिक जो है कहानी, उसके अतिरिक्त राजवंश के जो वंशावली थे, राजा के पुत्र, पुत्र के पुत्र, पुत्र के पुत्र, ऐसे करके इसको वंशावली कहते हैं। तो ये वंशावली जो है वो भी आपको पुराण में मिलते हैं। हिंदू रीति रिवाज एवं कानून से संबंधित कई पुस्तकों की रचना भी इसी काल में हुई। यद्यपि रामायण, महाभारत की रचना कई 100 वर्षों में
हुई, लेकिन उसे अंतिम रूप से पुराणों की तरह इसी समय संकलित किया गया। जो है इसकी रचना बहुत पहले हो गई थी, लेकिन संकलित करने का समय जो है यही चौथी शताब्दी से तीसरी शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी 400 साल का जो ये गैप है, इसी में संकलित होता है। आगे है कुमार संभव में शिव। कुमार संभव में शिव पार्वती के प्रेम और प्रणय दृश्यों का वर्णन है। पार्वती ने शिव को पाने के लिए जो कठोर तपस्या की थी, उसका बड़ा ही रोचक एवं सजीव वर्णन इस पुस्तक में है। किसमें? तो कुमार संभवम शिव में जो है इसका वर्णन है। कुमार संभवम शिव, ये कुमार संभवम में आपको शिव और पार्वती के प्रेम और प्रणय दृश्यों का वर्णन किया गया है। बुक का नाम क्या है? कुमार संभवम में। तो चलिए आगे है कि गुप्त काल में कई ऐसे दरबारी कवि थे जिनकी जो है रचनाएं तो हमें प्राप्त नहीं होती, लेकिन उनकी रचनाओं के अभिलेखनीय प्रमाण मौजूद हैं। आप हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। ये काव्य शैली में कालिदास की तरह थे। कैसे? तो काव्य शैली में कालिदास की तरह थे। कौन? तो हरिसेन को कालिदास की तरह भी जाना गया है। इस काल के महानतम रचनाकार कौन थे? कालिदास थे। इस काल में जो है महान रचनाकार हुए कालिदास, जिन्होंने कविता एवं नाटक दोनों ही क्षेत्रों में कई पुस्तकों का विमोचन किया, कई पुस्तक उन्होंने लिखे। कालिदास के नाट्य सुखांत और प्रेम प्रधान हैं। इनकी रचनाओं में ऋतु संहार, ये याद रखेंगे, कालिदास की रचना बहुत बार आपसे पूछा जाता है। उनके जो है बुक के नाम आपसे पूछे जाते हैं। कालिदास के जो है नाटक सुखांत और प्रेम प्रधान हैं। इनकी रचनाओं में आप देखेंगे तो ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम, ये आप 4-5 जो है ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये आपको याद रखना है। ये कालिदास की रचना है। कालिदास अपने नाटकों में भाषा का चुनाव पात्र के सामाजिक स्थिति के अनुसार करते थे। उच्च सामाजिक स्तर के पात्र संस्कृत बोलते थे, जबकि निम्न समाज स्तर के पात्र जो या स्त्रियां जो होती थी वह प्राकृत भाषा का उपयोग, जो स्थानीय भाषा थी उसका उपयोग करते थे। यहाँ पर आपको याद रखना है कि कालिदास के नाटक जो होते थे वह सामाजिक स्तर के होते थे। पात्र भी जो है उसी हिसाब से काम करते थे। जैसे कि उच्च सामाजिक अगर स्तर के पात्र होंगे तो वह संस्कृत का उपयोग करेंगे, और जो है सामाजिक में निचली जात के जो लोग होंगे, जो गांव के स्त्री होंगे, ये सारे जो हैं ये प्राकृत भाषा जो स्थानीय भाषा थी उसका प्रयोग करेंगे। कालिदास की रचना जो है अभिज्ञान शकुंतलम साहित्य और नाट्य कला जो है दोनों की दृष्टि से बेजोड़ है। कौन? तो अभिज्ञान शकुंतलम ये लिखा गया है। कालिदास की रचना क्या था? तो अभिज्ञान शकुंतलम था, नाम था। ये जो है साहित्य और नाटक के दोनों ही दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, बेजोड़ है। और माल विक्रमा माल विकना मालविका अग्निमित्रम जो है, मालविका अग्निमित्रम नाटक जो है शुंग वंश के इतिहास पर आधारित है। ये बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आपको पूछा भी गया है कि कौन सा नाटक है जो वंश को इतिहास के बारे में बताता है, वंश के इतिहास के बारे में बताता है। जो ये नाटक है मालविक अग्निमित्रम जो है ये नाटक है। ऊपर में आपको थोड़ा ये टाइपिंग जो है इसके कारण जो वाटर मार्क है उसके कारण बुक का जो है थोड़ा टाइपिंग जो है इधर से उधर हुआ है, कुछ यहाँ पर पढ़ने में दिक्कत होता है, लेकिन आपको हम बताते जा रहे हैं। आपको यहाँ पर एक याद रखना है, जो 4-5 जो हैं इनके पुस्तक, जैसे मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतु संहार और अभिज्ञान शकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम जो है, मालविका अग्निमित्रम ये शुंग वंश के इतिहास पर आधारित है। और एक आपको ये अभिज्ञान शकुंतलम जो आपकी रचना ये है, ये साहित्य और नाटक दोनों का जो है मूल
दृष्टि से देखेंगे तो इसका बेजोड़ दोनों कला यहाँ पर आपको दिखता है, जो अभिज्ञान शकुंतलम में है, और शुंग वंश की रचना जो होती है मालविका अग्निमित्रम में होती है। अब हम देखेंगे इस काल के नाटकों में शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम एवं जो है अन्य काव्यों की तरह नहीं है। ये शूद्रक की रचना, क्योंकि इसमें जो है राजकीय जीवन एवं महाकाव्यों के प्रसंगों की बात जो है नहीं की गई है। इसका नाट्य दरिद्र ब्राह्मण सार्थवाह चारुदत्त हैं। किसके? तो इसके नायक जो हैं, इसके जो महाकाव्यों के नायक जो आपको राजकीय जीवन में शूद्रक की जो रचना थी, क्या था शूद्रक का रचना? तो शूद्रक का रचना था इस काल में जो है नाटकों में शूद्रक का रचना जो था मिच्छक जो इन रचनों में काव्यों की तरह ये नहीं था। इसमें जो है राजकीय जीवन एवं महाकाव्यों के प्रसंगों की बात भी नहीं की गई थी। इसका जो है नायक था दरिद्र ब्राह्मण सार्थवाह चारुदत्त। कौन था? तो सार्थवाह चारुदत्त था इसका नायक, एवं नायिका जो थी वो बसंत सेना नामक की नायिका, जो बेश्या है। क्या है? बेश्या है। इसके नायिका बसंत सेना नाम की थी और ये बेश्या थी। सार्थवाह चारुदत्त इसके नायक थे, दरिद्र ब्राह्मण थे। अब हम आगे पढ़ेंगे। इस नाटक के सभी पात्र अपने अपने क्षेत्र की स्थानीय भाषा बोलते हैं, जो वास्तविक जीवन के ज़्यादा करीब दिखाई देता है। और इस नाटक के सभी पत्रों की भाषा बड़ी सहज है, लेकिन उसमें भरपूर संवेदना भी दिखाई देती है। इसमें समाज के सभी वर्गों, राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, चोर, धूर्त, दास इत्यादि सहज का चित्रण इसमें आपको मिलता है। इस नाटक में मृच्छकटिकम जो नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये शूद्रक की रचना थी। आगे है कि विशाखा दत्त ने मुद्र राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम नामक 2 ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। बहुत बार क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की एवं चंद्रगुप्त की रचना किसने की? ये आपको याद रखना है। बार बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रचनाकार में आपको जो है कालिदास और ये विशाखा दत्त, इनकी रचना आपको पूर्ण रूपेण याद ही रखनी है। आप विशाखा दत्त के बारे में याद रखेंगे कि इनका नाटक था मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम ये ऐतिहासिक नाटकों की रचना है। मुद्रा राक्षस में जहाँ चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है, वहीं देवी चंद्रगुप्तम में शकाधिपति एवं रामगुप्त का चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा वध एवं ध्रुव देवी के साथ विवाह का चित्रण है। किसमें? तो देवी चंद्रगुप्तम में ध्रुव देवी के साथ विवाह, रामगुप्त का जो है मृत्यु, ये सारा वर्णन मिलता है। वहीं जो है मुद्रा राक्षस में आपको चाणक्य की योजनाओं का वर्णन मिलता है। आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए ये VVI आपको है। याद रखेंगे कालिदास के कुछ बुक के नाम और विशाखा दत्त के बुक के नाम। कालिदास के बुक के नाम में आपको याद रखना है, एक अग्नि जो है मालविका अग्निमित्रम, जो शुंग वंश के इतिहास को बताता है। दूसरा याद रखना है अभिज्ञान शकुंतलम, जो साहित्य और नाटक का जो है बेजोड़ संगम है। तीसरा आपको याद रखना है मेघदूतम। चौथा आपको याद रखना है कुमार संभवम, रघुवंशम और रीति संहार। ये सारे हैं कालिदास की रचना। और आपको यहाँ पर एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो विशाखा दत्त। विशाखा दत्त में आपको याद रखना है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। और मुद्रा राक्षस में ये भी याद रखना है आपको, जो इसमें चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है, और देवी चंद्रगुप्तम में कैसे चंद्रगुप्त ने शकाधिपति एवं जो है शकाधिपति जो शक का शासक था, जो ध्रुव देवी को चाहता था, उसको कैसे मारा, और रामगुप्त की कैसे मृत्यु हुई उनके द्वारा है, चंद्रगुप्त के द्वितीय के द्वारा, और ध्रुव देवी से शादी कैसे उनका हुआ। ये सारे वर्णन जो हैं देवी चंद्रगुप्तम में है। और मुद्रा राक्षस में आपको चाणक्य की योजनाओं के बारे में वर्णित किया गया है, जो नाटक के रूप में आपको दिखाया गया है। जो इसके प्रश्न के बारे में पिछले अध्याय में हम पढ़े हैं। आगे हम पढ़ेंगे
स्वयं हर्षवर्धन भी उच्च कोटि का नाटककार था। कौन? तो हर्षवर्धन। इसने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की रचना की। हर्षवर्धन के नाटक के नाम याद रखेंगे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन क्या था? नाटककार भी खुद था। वो बहुत ही जो है नाटक भी ऐसे करता था और उसकी रचना भी थी। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों रचना जो है हर्षवर्धन के थे। यह संस्कृत के गद्य साहित्य का सर्वोत्तम उदाहरण है और यह संस्कृत में है। इसमें जो है गद्य साहित्य का ये सर्वोत्तम उदाहरण आपको ये नाटक मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक अमर सिंह ने अमरकोश संस्कृत शब्दकोश की रचना की। जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे उसमें एक थे अमर सिंह। उसने अमरकोश का रचना किया जो संस्कृत शब्दकोश है। बादशाहन का कामसूत्र भी इस काल का प्रसिद्ध लौकिक ग्रंथ है। कौन? तो बादशाहन के द्वारा कामसूत्र की रचना की गई थी। ये जो है उस युग का, इस काल का जो है प्रसिद्ध लौकिक ग्रंथ था। इसमें व्यवहारिक जीवन के सभी पक्षों का तार्किक विवेचन किया गया था। किसमें? तो कामसूत्र में। इसमें जो है नागरिकों के लिए अच्छे व्यवहार, संगीत, नृत्य, गीत आदि की भी जो है शिक्षा से संबंधित चर्चा है। इसमें संपन्न नागरिक के दैनिक जीवन का वर्णन किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे जो बादशाहन का कामसूत्र याद रखेंगे, अमर सिंह का अमरकोश और हर्षवर्धन का 3 नाटक नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका। इसी समय जो है दक्षिण भारत में भी महाकाव्यों की रचना हुई। इसमें जिसे संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में महाकाव्य को किस नाम से? तो संगम साहित्य के नाम से। इस ग्रंथों की रचना तमिल भाषा में की गई थी। संगम साहित्य जो है तमिल भाषा में किया गया था। और इसमें जो है इलंगो नामक कवि ने शिल्पदीकारम की रचना की। इलंगो जो नामक कवि थे वो जो है शिल्पदीकारम नामक जो है रचना करते हैं तमिल भाषा में। इसमें कोवलन नामक व्यापारी का उल्लेख है। किसका? तो कोवलम नामक व्यापारी का उल्लेख मिलता है शिल्पदीकारम में, जो है इलंगो नामक कवि के द्वारा तमिल भाषा में किया गया था। और व्यापारी का इसमें उल्लेख जो कोवलन नामक व्यापारी था उसका उल्लेख इसमें मिलता है, जो अपनी पत्नी कनंगी को छोड़कर माधवी नाम की वेश्या से प्रेम करता है। जो अपनी पत्नी को छोड़ देता है और कनंगी नामक जो वेश्या थी छोड़कर, और जो पत्नी था उनका कनंगी को छोड़ देता है और माधवी नाम की एक वेश्या से वो प्रेम करता है। राजा जौहरी के साथ चोरी का झूठा आरोप लगाने पर राजा के द्वारा उसे प्राणदंड दे दिया जाता है और जौहरी के द्वारा उसको चोरी का आरोप लगाया जाता है उस पर, और राजा के द्वारा उसे प्राणदंड दिया गया। इसकी पत्नी कनंगी ने अन्याय के विरोध में मदुरा शहर को नाश कर डाला और इसी के कारण जो है मदुरा शहर जो है अन्याय का विरोध करने के कारण इसको नाश कर देता है। मणिमेखलई लगभग 400 वर्षों के बाद तमिल भाषा में ही सत्यनार द्वारा लिखा गया। याद रखेंगे मणिमेखलई किनके द्वारा लिखा गया? तो ये सत्यनार के द्वारा तमिल भाषा में लिखा गया था। इसमें जो है कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। इसमें कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी है। याद रखेंगे तमिल भाषा की कुछ बातें। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट अभी आप पढ़े हैं उसका एक सारांश आपको हम देते हैं। देखिए, याद रखिएगा, जो दक्षिण भारत में आपको काव्य महाकाव्य की रचना हुई उसको संगम साहित्य कहा गया। दूसरा, इसमें जो है तमिल भाषा में ये ग्रंथ की रचना की गई। तीसरा, इसमें इलंगो नामक जो एक कवि था वो शिल्पदीकारम नामक की रचना करता है। किसका? शिल्पदी नामक जो है कवि ने रचना की है। कारम की जो एक यहाँ पर रचना की और उसमें जो है कोवलम नामक व्यापारी का उल्लेख किया।
उसकी पत्नी थी कनंगी, और कनंगी को छोड़कर कोवलम जो है माधवी नामक वेश्या से प्रेम करता है। और राज जौहरी जो था वो चोरी का झूठा आरोप लगाता है किस पर, तो कोवलम पर। और कोवलम पर झूठा आरोप लगाने के कारण राजा ने उसको प्राण दंड दे दिया। और इस अन्याय के कारण जो है पत्नी उसकी कनंगी थी, उसने मदुरा शहर का नाश कर डाला। ये जो है रचना किस में मिलता है, तो शिलप्तिकारम रचना में आपको ये कहानी मिलती है। और यह जो है इलंगो द्वारा लिखा गया था। उसके बाद क्या होता है, तो मणिमेखलई जो है लगभग 400 साल बाद इसकी जो है तमिल भाषा में सतनार द्वारा लिखा गया था। मणिमेखलई किसके द्वारा, तो सतनार के द्वारा। और इसमें भी जो है कोवलम और माधवी जो प्रेम करता था, कोवलम, उसकी बेटी की कहानी इसमें आपको मिलता है मणिमेखलई में। किसके द्वारा लिखा गया, सतनार के द्वारा। एक सारांश जो आपको यहाँ पर हमने बताया। आगे हम पढ़ेंगे जो कि लिखा गया है कि आम लोगों के द्वारा भी कहानी, कविता, गीत एवं नाटक लिखे जाते थे। इसमें से कुछ शिक्षाप्रद कहानियाँ का जो है संकलन जातक साहित्य एवं पंचतंत्र में संकलित है। जातक कथाएं स्तूपों की रेलिंगों एवं अजंता के चित्रों में दर्शाया गया है। जातक कथाएं किसमें है, तो स्तूपों के रेलिंग में भी है, और अजंता के चित्र में भी आपको जातक कथाएं मिलते हैं। इसमें जो है इस काल में आपको आम लोगों के द्वारा भी कहानी, कविता, नाटक लिखे गए थे। इसमें जो है कुछ शिक्षाप्रद कहानी का संकलन किए जातक साहित्य एवं पंचतंत्र में इसको संकलित किया गया है। अब हम पढ़ेंगे वास्तुकला और स्थापत्य कला। देखिए, इस समय साहित्य के साथ साथ वास्तुकला के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की गई। इस समय के बनाए गए बौद्ध विहार एवं मठ आज भी विद्यमान हैं। जो इस समय के जो बनाए गए थे बौद्ध मठ और जो विहार, वो आज भी आपको मिलते हैं। हालांकि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया इसी समय शुरू हुई थी, लेकिन मंदिरों के पर्याप्त अवशेष हमें नहीं मिलते हैं। इस जो काल में आपको पर्याप्त जो अवशेष हैं मंदिर के, वो नहीं मिलते हैं। दक्षिण भारत में भी मठ मंदिरों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जो 4वीं से 7वीं शताब्दी में जो है इस समय का जो साहित्य है, जो वास्तुकला है, उसका जो है आपका जो है निर्माण और जो कैसे इसका जो है शुरुआत होता है, वो सारा जो है मिलना शुरू होता है, उसी समय बनता है। आगे है कि मंदिर निर्माण की शुरुआत गर्भगृह से होती थी, जिसमें देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। ये जो आप मंदिर अगर आप देख रहे हैं, ये आपका अगर मंदिर है, तो आप जब ये आपका मंदिर है, तो ये जो यहाँ पर देखते होंगे कि बीच में आपको रहता है, तो गर्भ मतलब घर, और यहाँ पर जो है गृह जो था, गर्भगृह अंतिम का जो बीच का जो भाग है, यहाँ पर जो है उसके ऊपर में जो है ये जो देख रहे हैं शिला, ये बनाया जाता था। जहाँ मंदिर में जो है भगवान को रखा जाता था, उसके ऊपर में ही जो शिला बनाया जाता था मूर्ति रखने के बाद। अब हम देखेंगे तो जिसमें गर्भगृह होती थी, जिसमें देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक दालान होता था, जिसमें एक सभा से होकर गुजरना पड़ता था। सभा जो है भवन का द्वार ड्योढ़ी में निकलता था। सभा भवन का द्वार कहाँ, तो ड्योढ़ी में निकलता था। भवन के चारों ओर दीवार युक्त आंगन होता था। इस आंगन में आगे चलकर छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण का अन्य देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाने लगी, और इसी आंगन में जो है छोटे छोटे मंदिर निर्माण किए गए, देवी देवताओं का जो है स्थापन यहाँ पर होता है। इस समय के अधिकांश मंदिरों में शिखर नहीं बनते थे, और जो ये इस समय के जो मंदिर होते इसमें शिखर नहीं बनता था, लेकिन शिखर निर्माण की शुरुआत भी जो है इसी समय हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर शिखर निर्माण का भी शुरुआत हो चुका था। मंदिर का निर्माण चबूतरे पर किया जाता था, और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। मंदिरों की द्वार और स्तंभ सुसज्जित होते थे। ये जो है मंदिर के कैसे निर्माण होता था, आपको यहाँ पर बताया गया। जो
गर्भगृह होता था, उसमें मूर्ति रखी जाती थी। उसके जो है गर्भगृह तक पहुंचने के लिए दालान होता था, वहाँ से सभा से गुजरना पड़ता था। ड्योढ़ी भवन जो है, सभा भवन जो है द्वार ड्योढ़ी में निकलता था। उसके चारों तरफ जो है दीवार आंगन में होता था, उसमें छोटे छोटे मंदिर होते थे। मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया जाता था छोटे मंदिर में। यहाँ पर जो अधिकांश मंदिर में जो है शिखर नहीं मिलता है, लेकिन इसी समय जो है शिखर का निर्माण शुरुआत होता है। और मंदिर का जो है निर्माण चबूतरे पर किया जाता था, और उसमें जो सीढ़ी चढ़ने के लिए सीढ़ी का भी निर्माण किया जाता था। और जो है मंदिरों के द्वार और स्तंभ सुसज्जित होते थे। ये सारे जो है एक सारांश आपको हमने बताया। अब देखेंगे अपने जो है गांव मोहल्ले में, देख सकते हैं मंदिर कैसे बनाए गए हैं। ये लिखा गया है गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर झांसी। क्या है? झांसी। उत्तर प्रदेश जिले में देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये है। यह वैष्णव धर्म से संबंधित वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस मंदिर के निर्माण में गुप्तकालीन स्थापत्य स्थापत्य कला का विकास जो है विकसित यहाँ पर दिखाई देता है। गुप्तकालीन स्थापत्य कला का विकसित रूप दिखाई देता है। मंदिर का शिखर 12 मीटर ऊंचा है। इसका कितना? तो बाद मंदिर जो है झांसी जो दशावतार मंदिर है, उसका शिखर जो है 12 मीटर ऊंचा है, जो संभवतः मंदिर पर शिखर निर्माण का पहला उदाहरण है। कौन जो है? उत्तर प्रदेश में देवगढ़ जिला जो है, उसमें उत्तर प्रदेश जिले में देवगढ़ का जो है दशावतार मंदिर है। यह वैष्णव धर्म से संबंधित वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। और इस मंदिर में जो है निर्माण में गुप्तकालीन स्थापत्य कला का भी जो है विकसित रूप दिखाई देता है। और मंदिर का शिखर कितना? तो 12 मीटर ऊंचा है। और यह जो है शिखर जो है पहला मंदिर था जिसपे शिखर निर्माण का उदाहरण आपको मिलता है। इस मंदिर में 4 मंडप हैं, जो चारों दिशाओं में 4 मंडप भी हैं और चारों दिशाओं में हैं। गर्भगृह जहाँ मूर्तियाँ रहती है के द्वार पर निर्मित स्तंभ मूर्तियाँ से अलंकृत हैं। ये आपको दिखाए गए दशावतार मंदिर जो दिखाए गए हैं, एक द्वार, दूसरा द्वार, 4 द्वार यहाँ पर थे। और यह आपको शिखर हैं, 12 मीटर ऊंचे शिखर हैं। और जो है 4 मंडप यहाँ पर हैं, 4 मंडप हैं, चारों दिशाओं में है। गर्भगृह जब इसमें जाते हैं तो जहाँ मूर्ति रहती है, और द्वार पर जो है ये स्तंभ जो दिख रहा है, ये क्या है? स्तंभ है। स्तंभ मूर्तियों से अलंकृत थी। यहाँ पर इसमें जो है आप जाते होंगे, जिसको पाया बोलता है लोग, उसमें जो है मूर्ति अलंकृत किया गया था। दूसरा है एरन में बराह और विष्णु के मंदिर। एरन में कहाँ? एरन में आपको बराह और विष्णु के मंदिर मिलते हैं। गुप्त काल में हिंदू मंदिरों के अतिरिक्त बौद्ध विहारों, चैत्यों एवं स्तूपों का निर्माण हुआ गुप्त काल में। और सारनाथ में धार्मिक स्तूप का निर्माण ईंटों से हुआ था। सारनाथ में किसका? तो धार्मिक स्तूप का निर्माण किससे? तो ईंट से किया गया था। ये धार्मिक जो दिख रहा है, ये ईंटों से निर्माण इसका हुआ है स्तूप का। और आगे है कि इसका आधार अन्य स्तूपों की तरह वर्गाकार ना होकर गोलाकार है। ये देख सकते हैं, ये वर्गाकार नहीं बल्कि गोलाकार है। वर्गाकार नहीं है, ये गोलाकार है। आगे है गोलाकार है। स्तूप की कुल ऊंचाई 128 फुट है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 128 फुट है। इसमें अन्य स्तूपों की तरह चबूतरा नहीं है। इसमें आपको चबूतरा देखने को नहीं मिलता है। यह जो है धरातल पर ही निर्मित है। स्तूपों की दीवारों पर बौद्ध प्रतिमाएं रखने के लिए स्थान बने हुए हैं। यहाँ पर जो है जो दीवार है, ये जो दिख रहा है, इसमें बौद्ध प्रतिमा रखने के लिए बनाए गए। ये कल्पना जो है आकार एवं सजावट में उत्कृष्ट कोटि का है। इस काल में गुहा मंदिरों का सर्वश्रेष्ठ नमूना उदयगिरी का गुहा मंदिर है। कहाँ? उदयगिरी का। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन ने बनवाया था। आपसे पूछा भी जाता है कि गुहा मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी देता है, नाम याद रखेंगे। उसके सेनापति थे वीरसेन। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि बहुत ही उदयगिरी में गुहा मंदिर जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके भीतर एक गर्भकाल तथा उसके सामने मंडप है। इसके भीतर एक गर्भकाल है और सामने मंडप है। इसमें बराह अवतार की विशाल मूर्तियां उत्कीर्ण है। बराह अवतार की जो है विशाल मूर्ति उत्कीर्ण है। दीवारों पर अलंकरण एवं पच्चीकारी भी है। दीवारों पर अलंकरण भी मिलता है और पच्चीकारी भी मिलता है। ये उदयगिरी का गुहा मंदिर है। ये स्तंभ दिख रहे हैं जो
गर्भगृह की ओर जाता है। यहाँ पर दिख रहा है आपको दीवार पर जो है अलंकरण और पच्चीकारी किया गया है। ये इसका जो है एक कला की दृष्टि से बहुत ही उल्लेखनीय रूप से यहाँ पर बताया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके निर्माणकर्ता जो हैं द्वितीय, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन थे। कहाँ पर है? तो उदयगिरि में। बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता, बाघ एवं शीतनवासल की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। कहाँ? तो बौद्ध गुहा जो होता है, बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता, बाघ और शीतनवासल की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। ये गुफाएं काफ़ी लंबी हैं। पहले के गुफाओं के विपरीत इस काल की गुफाएं अलंकृत मिलती हैं। गुफा मंदिरों में बौद्ध धर्मावलंबी पूजा करने के लिए आते थे। अब देखेंगे मूर्तिकला के बारे में। तो मूर्तिकला के क्षेत्र में 4वीं से 7वीं सदी के बीच मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। कुषाण कालीन मूर्तियों में जहां शरीर के सौंदर्य का निरूपण किया गया था, वहीं गुप्त काल में जो है मूर्तिकारों ने मोटी वस्त्र सज्जा का प्रदर्शन किया। याद रखेंगे, कुषाण कालीन में जो है मूर्ति का जो है जहाँ पर शरीर के सौंदर्य का निरूपण किया गया, वहीं पर गुप्त काल में मूर्तियों के मोटे वस्त्र और सज्जा का प्रदर्शन किया गया। क्वेश्चन आपसे ये पूछे गए हैं। मूर्तियों के सुसज्जित आभा मंडल बनाए गए। देवी देवताओं को मानव का रूप दिया गया। इस काल की मूर्तिकला पर गांधार शैली की अपेक्षा मथुरा शैली का प्रभाव अधिक दिखता है। जो गांधार शैली की मूर्ति है उससे ज़्यादा जो है मथुरा शैली का प्रभाव आपको इसमें दिखता है। देवी देवताओं को जो है मानव का रूप दिया गया। किस कला में? तो गुप्त काल के कला में मूर्तिकारों ने इसको देवी देवताओं को मानव रूप दिया, मोटी वस्त्र सज्जा का प्रदर्शन किया और जो है मूर्तियों को सुसज्जित आभा मंडल बनाए गए। कुषाण काल में जो है मूर्तियों में जो है जहाँ शरीर के सौंदर्य को निरूपित किया गया, वहीं मूर्तिकाल जो गुप्त काल में मूर्तिकार थे, उन्होंने मोटे वस्त्र सज्जा का प्रदर्शन किया। आपको यहाँ पर मूर्तिकाल जो मूर्तिकला है उसमें जो है 4वीं शताब्दी से लेकर सदी से 7वीं सदी के बीच जो है मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र में जो है इसका महत्वपूर्ण केंद्र आपको मिलता है। और इस काल में हम देखेंगे तो इस काल में क्या था? तो गांधार शैली से के अपेक्षा मथुरा शैली का प्रभाव ज़्यादा दिखता है। कौन काल? तो गुप्त काल में। इस काल में बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ विष्णु की भी मूर्तियां बनाई गई। जो है बुद्ध के साथ साथ विष्णु के मूर्ति भी बनाए गए। विष्णु की यह प्रसिद्ध मूर्ति देवगढ़ के दशावतार मंदिर में। कहाँ पर? विष्णु के मूर्ति जो है देवगढ़ के दशावतार मंदिर उसमें आपको मिलते हैं। ये जो देख रहे हैं आगे की, इस मूर्ति में भगवान विष्णु को शेषनाग की शैया पर आराम करने की मुद्रा में दिखाया गया है। ये देख रहे हैं शेष याई भगवान विष्णु की मूर्ति को दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। इसमें जो है ये मूर्ति आपको देवगढ़ में मिलता है। वो कुंडल, मुकुट, माला, हार, कंगन आदि से सुशोभित हैं। इनके जो हैं इनके एक ओर से शिव और दूसरे ओर से कौन है? इंद्र की मूर्ति है। शिव और इंद्र की मूर्ति हैं। समीप में 2 शस्त्रधारी पुरुष हैं। ये दो जो हैं समीप में 2 शस्त्रधारी पुरुष हैं। कार्तिकेय मयूर पर आसीन है। कार्तिकेय किस पे हैं? तो मयूर पर आसीन है। तथा नाभि के निकट कमल पर जो है 4 मुख वाले ब्रह्मा जो हैं विराजमान हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ब्रह्मा विराजमान है, आपको दिख रहे हैं नाभि के निकट। लक्ष्मी पैर दबा रही है। यहाँ पर लक्ष्मी भी जो है पैर दबा रही है। काशी से गोवर्धन पर्वत को गेंद के समान उठाए श्री कृष्ण की भी मूर्ति मिली है। और काशी से आपको गोवर्धन पर्वत उठाए हुए श्री कृष्ण की मूर्ति भी आपको मिलती है। इस काल की बौद्ध मूर्तियों में सजीवता एवं मौलिकता दिखाई देती है। भगवान बुद्ध के मूर्तियों के बाल घुघराले, उनके आभा मंडल अलंकृत एवं मुद्राओं में विविधता है। इस काल की मथुरा संग्रहालय की मूर्ति जो बुद्ध मूर्ति एवं सुल्तानगंज से प्राप्त तांबे की मूर्ति जो 7.5 फीट ऊंची है, बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ? तो सुल्तानगंज से प्राप्त होता है तांबा का मूर्ति, 7 फीट है, 7.5 फीट। और मथुरा में जो है संग्रहालय में बुद्ध की मूर्ति इस काल में आपको
जो है मिलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये मूर्ति हैं। अब हम पढ़ेंगे चित्रकला के बारे में। मूर्तिकला पढ़ ली, वास्तुकला पढ़ ली, अब हम चित्रकला को देखेंगे। इस काल में जो है चित्रकार का सबसे अच्छा उदाहरण अजंता की गुफाओं में मिलता है। कहाँ? अजंता की गुफाओं में मिले भित्ति हैं। इसमें 3 तरह के चित्र का प्रावधान है। 1, 2, 3 आप चित्र देख सकते हैं। बुद्ध की प्रतिमा के चित्रकारी के दृश्य ये दिखाए गए हैं। प्रथम जो है कौन कौन से हैं? प्रथम ये अजंता की गुफा में जो है 3 प्रकार के जो है चित्र मिलते हैं। इसमें 3 तरह के चित्रों का प्रधानता है। प्रथम, गुफा की छत पर कोने को सजाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य जैसे वृक्ष, पर्वत, नदी, झरने, पशु पक्षी तथा रिक्त स्थानों को भरने के लिए अप्सराओं, गंधर्वों एवं यज्ञों का चित्रण किया जाता है। इसमें जो है 3 तरह के जो है चित्र की प्रधानता है। पहला में है कि इस गुफा में जो है प्रथम गुफा की छत एवं कोने को सजाने के लिए, प्रथम गुफा का जो छत है और कोना जो है उसको सजाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य का जो है काम किया जाता था। जैसे कि वृक्ष, पर्वत, नदी, झरने, पशु पक्षी और जो रिक्त स्थान था उसको भरने के लिए अप्सराओं, गंधर्वों एवं यज्ञों का चित्रण किया जाता था। द्वितीय में देखेंगे तो द्वितीय में बुद्ध एवं बोधिसत्व के चित्र और तृतीय में जातक कथाओं का वर्णन आपको मिलता है। पहला में प्राकृतिक सौंदर्य जो पहला गुफा है उसको सजाने के लिए प्रथम गुफा की छत एवं प्रथम जो है 3 प्रधानता चित्र मिलता है। प्रथम में आपको क्या है, गुफा की छत को सजाने के लिए आपको प्राकृतिक सौंदर्य जो वृक्ष हो गया, पर्वत हो गया, नदी, झरना ये सब का उपयोग होता था। अप्सराओं और जो गंधर्व थे उनके चित्र, यज्ञ थे उसके चित्र। द्वितीय में आपको बुद्ध और बोधिसत्व के चित्र और तृतीय में आपको जातक कथाओं का वर्णित दृश्य है। अजंता में इसमें 3 प्रकार के चित्र आपको इसके प्रकार जिस प्रकार के मिलते हैं वो आपको हमने बताए 3 प्रकार के। तो 1, 2, 3 में आपको हमने बताया। 3 तरह की जो है चित्र की प्रधानता थी। प्रथम में था गुफा की छत एवं कोने को सजाने के लिए, और दूसरा था बुद्ध एवं बोधिसत्व, तीसरा था जातक कथाओं का वर्णन। आगे है कि अजंता के चित्रों में रंगों का जो है बड़ा ही सुंदर मिश्रण देखने का मिलता है। जो है अजंता में जो है चित्रों को देखेंगे तो उसमें रंगों का जो है सुंदर मिश्रण मिलता है। इस चित्रों में अपने बालक के साथ अंधे तपस्वी माता पिता, मरणासन राजकुमारी, ज्ञान प्राप्ति के बाद यशोधरा और राहुल का मिलन आदि बहुत सारे जो चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। आगे है अजंता की चित्रकारी में जहाँ धार्मिक दृश्यों की प्रधानता है वहीं बाघ की गुफाओं में सांसारिक लौकिक विषयों का चित्रण है। याद रखेंगे अजंता में आपको चित्रकारी में धार्मिक दृश्य की प्रधानता मिलता है, तो वहीं पर आप बाघ की गुफाओं में जाएंगे तो सांसारिक जो लौकिक विषय है उसका चित्रण मिलता है। इन चित्रों में उस समय की वेशभूषा, केश सज्जा एवं अलंकरण जो सजावट थी उसकी सामग्री मिलती है। किसमें? तो बाघ गुफा में। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चित्र संगीत एवं नृत्य से संबंधित हैं। भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ जो है यहाँ पर चित्र मिले हैं। भगवान बुद्ध से संबंधित भी कुछ चित्र मिलता है। ये देखें मरणासन राजकुमारी हैं। अजंता की गुफा में आपको ये चित्र मिले हैं, मरणासन राजकुमारी का चित्र। देखिए अधिकांश चित्र धार्मिक विषयों से हटकर जैसे नृत्य, गान, राजकीय जुलूस, हाथी दौड़, शोकाकुल युवती आदि का चित्र जो है बाघ गुफा में आपको मिलता है। इन सभी चित्रों को राजकीय संरक्षण बनाया गया है और जिन शिल्पकारों के द्वारा ये चित्र बनाए गए उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। इन्हें बनाने में काफ़ी धन खर्च किए गए होंगे। उपरोक्त चित्रों के अतिरिक्त सिक्कों का भी चित्रकारी की गई है, जिन्हें आप पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें राजा और जो राजा होते थे उनका और सोने चांदी में उनका जो है चित्र बनाया जाता था। इसमें इन सिक्कों में समुद्रगुप्त बीना वादक और वाद पराक्रमक रूप में दिखाया गया है। इस चित्रों में देख सकते हैं कि ये बाघ की गुफा का चित्र है, कैसे चित्रित किया गया है। अब हम जो आगे देखेंगे कि उस समय में जो है मंदिरों के दरवाज़ों पर जो स्तंभ हैं उन पर भी देवी देवताओं के चित्र को बड़े सजीव ढंग से उकेरा गया है।
आगे है विज्ञान एवं तकनीक के बारे में। 4वीं से 7वीं सदी के बीच विज्ञान एवं तकनीक क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। उस समय आर्यभट्ट, बराहमिहिर, भास्कर, प्रथम, ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञ और ज्योतिष विद्या के ये विद्वान थे। आर्यभट्ट इस काल में महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने शून्य संख्या का रूप में सबसे पहले प्रयोग किया। ये आपसे पूछा जाता है, शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो आर्यभट्ट के द्वारा। इन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। किसने बताया? तो आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर यह घूमती है। इसका छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो ग्रहण लगता है, और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो क्या लगता है? ग्रहण लगता है। इनकी जो है रचना आर्यभट्टीय है। क्या है? आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टीय है। इन्होंने क्या बताया? तो पृथ्वी गोल है, यह जो है ध्रुव पर घूमता है, और जो है इसकी छाया जब जो है पृथ्वी चंद्रमा पर पड़ता है तो ग्रहण लगता है, और इसके रचना है कौन? तो आर्यभट्टीय। इनकी कर्म भूमि बिहार में पटना के नज़दीक तारेगन्ना मसौढ़ी नामक स्थान है। इनका कर्म भूमि क्या है? तो बिहार में है। कहाँ पे? पटना के नज़दीक जो है तारेगन्ना मसौढ़ी नामक स्थान है, वहाँ पर इनका कर्म भूमि है। आगे हम पढ़ेंगे आयुर्वेद के विज्ञान और चिकित्सक धन्वंतरि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। कौन? तो आयुर्वेद के जो हैं विद्वान और चिकित्सक भी थे। कौन? तो धन्वंतरि। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इस काल में मनुष्यों के साथ साथ जानवरों की भी चिकित्सा होती थी। नागार्जुन रसायन शास्त्र एवं धातु विज्ञान के जानकार थे। यहाँ पर एक बात याद आपको रखना है, एक जानकारी कि आर्यभट्ट उनके रचना है आर्यभट्टीय। उन्होंने शून्य की खोज की, बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, पटना से, पटना के मसौढ़ी नामक स्थान से। दूसरा, इन्होंने पहले ही बताया कि जो पृथ्वी गोल है, यह ध्रुवों पर घूमता है, और यह जो है जब चंद्रमा पर इसका छाया पड़ता है तो ग्रहण लगता है। दूसरा याद रखेंगे, जो धन्वंतरि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक थे, और इस काल में जो है जानवर और मनुष्य दोनों की चिकित्सा की जाती थी। और तीसरा आपको याद रखना है नागार्जुन के बारे में, जो रसायन शास्त्र एवं धातु विज्ञान के जानकार थे। इन्होंने सोना, चांदी, तांबा के प्रयोग से रोगों के इलाज का उपाय बताया। जो सोना, चांदी और तांबा आदि से अगर हम प्रयोग करेंगे तो इससे भी रोगों का इलाज हो सकता है। तो रसायन शास्त्र एवं धातु विज्ञान के जानकार नागार्जुन। शून्य की खोजकर्ता आर्यभट्ट। चंद्रगुप्त के द्वितीय के कौन दरबार में थे? धन्वंतरि। क्या थे? आयुर्वेद के विज्ञान और चिकित्सक के जानकार। तो चलिए आगे हम पढ़ेंगे। इस काल में धातु संबंधी ज्ञान की भी अच्छी प्रगति हुई। इस तकनीक के विकास में शिल्प समुदाय का सराहनीय योगदान था। जैसा कि हमने 12 में पढ़ा, अध्याय 12 में, कि धातु कला के मुख्य अवशेष कुतुब मीनार परिसर में महलौरी में आपको मिलता है, जो लौह स्तंभ है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के व्याख्यान वहाँ चंद्र के नाम से दिए गए हैं, वो आपको मिलते हैं। इसमें जो है ऐसे तकनीक का प्रयोग हुआ है जो आज तक यह जंग से सुरक्षित है। कहाँ? तो महलौरी में जो लौह स्तंभ है, आज तक ये कुतुब मीनार परिसर में है, आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। इसकी जानकारी हमें नहीं है कि उस समय लोगों ने धातु विज्ञान को इतना विकसित कैसे किया। भागलपुर जिले में जो है बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की 7 फीट प्रतिमा जो मूर्ति है वो मिलती है, जो कि धातु विज्ञान का उत्तम नमूना है। यह जो है लगभग 1 टन की है। कितना? तो 1 टन 7.5 फीट का है, धातु का है, भागलपुर में मिलता है, सुल्तानगंज से प्राप्त होता है, और यह जो है 1 टन लगभग है। धातु विज्ञान की प्रगति सिक्कों और मोहरों के निर्माण को भी देखने को मिलती है। इस काल के स्वर्ण सिक्कों में मिलावट की सुंदर तकनीक का प्रयोग किया गया था। तात्कालिक धातु कला का जो है हमें उस समय के आभूषणों से भी मिलते हैं। धातु काल जो है कला का जो है ज्ञान आपको उस समय के आभूषण से भी मिलता है। इस प्रकार आपका जो है चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, 4-5 क्वेश्चन है, उसको हम करेंगे। तो चलिए पहला है अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास ने की, वो क्या है?
अभिज्ञान शकुंतलम जो है क्या है, तो आपने ऊपर पढ़ा भी है कि अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक क्या है, एक नाटक है जो कि बहुत ही विख्यात हुआ अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें आपको साहित्य और जो है नाटक दोनों की रचना का बहुत ही अच्छा संगम है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो मंदिर के महत्वपूर्ण भाग जहाँ देवताओं की प्रतिमा रखी जाती थी वो क्या कहलाता है। आपको हमने बहुत अच्छी तरह से ये बताया है। ये देख सकते हैं गर्भगिरी जो है, गर्भगिरी इसमें जो है देवताओं को रखा जाता था। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे दशावतार मंदिर में किस देवता की प्रतिमा है। दशावतार मंदिर में जो है विष्णु के प्रतिमा आपको मिलते हैं। इसमें आपको जो है यहाँ पर कमल पे जो है जो नाभि के ऊपर कमल पे विष्णु पैर दबाते हुए आपको कौन, तो लक्ष्मी, बगल में कार्तिकेय और जो हैं बहुत सारे इंद्र हैं, ये आपको देवताएं इसमें अलंकृत किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से सबसे पहले किस पुस्तक की रचना हुई। इसमें जो है सबसे पहले किसकी रचना हुई, यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे पहले जो है रचना किसकी होती है। तो इसमें जो है ऋग्वेद जो है सबसे पहले रचित की गई थी और 3000 जो है साल है। और यहाँ पर आपको ये ईस्वी में आपको दिखाया गया रामायण, महापुराण और महाभारत जो है इसकी 4वीं से 7वीं सदी में इसका रचना हुआ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऋग्वेद। अब हम पढ़ेंगे इसमें जो है तमिल साहित्य कौन है। तो तमिल साहित्य कौन है, आप याद किए होंगे कि यहाँ पर कुमार संभवम किसका है। तो कुमार संभवम है, आपको हम याद करवाए हैं, याद पाइएगा। ये हैं कौन, तो कालिदास का। और शिलप्पदिकारम किसके हैं, और मिच्छक टीकम जो हैं किसके हैं, और देवी चंद्रगुप्तम किसके हैं। आपको याद होगा ये दो तो नहीं ही है, ये दो आपको हम बता देते नहीं, अब बताएंगे अब दो कौन है। आपको एक बार थोड़ा हम क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको ऊपर ले चलते हैं और आपको जो भी रचना है उसको एक बार आपको साहित्य के रूप में जो भी रचना है उसको आपको हम दिखा देते हैं, जो कि याद यहाँ पर जैसे आपसे पूछेगा तो आप भूलेंगे नहीं। आपको जहाँ से जैसे पूछ देगा तो आप यहाँ से बता सकते हैं, आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू से देखेंगे कि इसकी पहले सिर्फ रचना ही हम देखेंगे, ना कि आपको हम सारे जो है दिखाएंगे, पढ़ के बताएंगे। देखिए रचना, ये ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम किसकी रचना है, तो कालिदास की। ये हो गया एक। दूसरा यहाँ पर आप देखे थे जो ये अभिज्ञान शकुंतलम है, ये साहित्य और नाट्य कला दोनों इसमें जो है बेजोड़ दृष्टि आपको इसमें मिलता है। ये हो गया, आपको हमने साहित्य और नाट्य कला के बारे में ऊपर बताया भी। तीसरा है मालविका अग्निमित्रम, ये भी क्या थे, नाटक थे जो शुंग वंश का इतिहास बताता है। अब हम आगे चलेंगे, जो आपको शूद्रक की रचना थी, शूद्रक की जो रचना थी वो था मिच्छक टीकम, जो कि ये कहाँ के, तो ये भी जो है दक्षिण की नहीं है। तो ये हो गया। अब आगे हम चलेंगे जिसमें आपको मिलेगा क्या, तो आपको इसमें मिलेगा एक विशाखादत्त। विशाखादत्त की दो रचना थी, एक था मुद्राराक्ष, दूसरा था देवी चंद्रगुप्तम। ये हो गया। आपको जितने भी अभी तक मिले आप बताइए तमिल में था, नहीं था। अब तमिल में आपको मिलेगा। तमिल की जो रचना है वो रचना आपको यहाँ पर दक्षिण भारत की रचना में मिलता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किनके द्वारा लिखा भी गया है। ये जो रचना देख रहे हैं इलंगो नामक कवि के द्वारा शिलप्पदिकारम नामक रचना तमिल में भाषा में की गई थी। शिलप्पदिकारम जो है तमिल भाषा में किया गया था। यहाँ पर आप चारों का जो है हमने अध्ययन किया और चारों में आपको बताना है अब कौन है। यहाँ पर आपने मिच्छक टीकम के बारे में भी पढ़ लिया, जिसमें जो है रचना क्या है, और इसमें जो है शिलप्पदिकारम जो है तमिल भाषा में रचना है, तमिल साहित्य के नाम से ये शिलप्पदिकारम जाना जाता है। तो आपको यह चैप्टर कैसे लगा बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। हम जो है आगे भी
अंतिम जो चैप्टर अब 6 क्लास का बच्चा है उसको हम पढ़ाएंगे। आपको बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम में ये सारे चैप्टर जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन यहाँ से सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।